हेलो गाइस। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 26 जनवरी 2022 का। तो चलो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। कर्फ्यू अनलाइकली इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे फॉर हर्ट एंड ब्लास्ट, यानी कि कर्फ्यू जो है वो रिपब्लिक डे पे भी ही रहेगा जैसे कि ऑर्डर है। आरपीएन सिंह क्रॉसेस ओवर फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। इसके बाद चलते हैं सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। गैस ये न्यूज़ डेली आ रही है। इस न्यूज़ में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसने सेंटर ने रिकमेंडेशन की है कि भैया ये जो आईएएस ऑफिसर यानी ये जो ऑल इंडिया सर्विस रैंक ऑफिसर होते हैं, इनको बिना स्टेट की परमिशन के सेंटर में बुला सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको स्टेट जैसे जो कैडर में जिस कैडर में होता है तो उस कैडर की यानी कि उस स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, एनओडी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा अगर ये रूल पास हो जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखो, जो सेंटर में है वो है शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर, सेंटर में है शॉर्टेज यानी कि कमी है। तो वो बोल रहे हैं जैसे हमें कमी लगेगी हम तुरंत अपने एक आईएएस ऑफिसर को किसी स्टेट से बुला लेंगे। अच्छा, इसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने लेटरल एंट्री भी शुरू की थी, लेटरल एंट्री, ठीक है। तो ये इन्होंने काम किए हैं कि आईएएस ऑफिसर की कमी को दूर किया जा सके, है ना। अच्छा अच्छे, इससे एक और क्या फ़ायदा होगा, एक ये फ़ायदा होगा, अर्ली डिसीजन पावर हो जाएगी आपकी। यानी कि अर्ली डिसीजन पावर का मतलब है जैसे मान लो आज भाई कोई फाइल आई, आपने देखा आईएएस ऑफिसर कम है, ये वाला आईएएस ऑफिसर हमको चाहिए, तुरंत बुला लिया, तुरंत उससे उस फाइल पे काम करा लिया। तो ये चीज़ें जो है ये फ़ायदे में होंगी। लेकिन नुकसान में क्या होगा, अब भाई एक चीज़ बताओ, अगर किसी को पता है कि मैं आज यहाँ हूँ कल यहाँ चला जाऊँ, मुझे पता नहीं है, तो वो ना अगर यहाँ जाना चाहेगा तो यहाँ वालों के पैर पूजेगा, यहीं रहना चाहेगा तो यहाँ वालों के पैर पूजने का मतलब है मेरा यहाँ वालों की चापलूसी करेगा, एक इन द सेंस, है ना। तो यानी कि सिक्योरिटी जो है वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो इनकी एक ठंडे बस्ते में चली जाएगी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना काम काम पे फोकस ना करके अपने एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस करेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मान लो, जो आईएएस ऑफिसर है, मान लो कोई डैम बन रहा था, ठीक है, और वो उस आईएएस ऑफिसर के अंडर चल रहा था, तो उसे वहाँ की चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, उसने डैम पे पूरी रिसर्च करी होगी, बहुत सारे डेवलपमेंट किए होंगे विकास में, ठीक है। अब मान लो उस आईएएस ऑफिसर को वहाँ से बुला लिया जाए, तो जो आगे ये यहाँ डैम जो बन रहा है इसका काम बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ें नुकसान में हैं। देखते हैं अब इसमें ये न्यूज़ है कि भाई हमें जो 7 बीजेपी रूल स्टेट हैं उन्होंने परमिशन दे दिया, बीजेपी वालों ने, जिसमें बीजेपी की सरकार है, और जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है उन्होंने परमिशन नहीं दी है, तो कंसेंट नहीं दिया है ना। तो ये देखते हैं। अच्छा, दूसरा मजे की बात क्या है, ये बिना कंसेंट के भी काम कर सकते थे। कंसेंट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता तो ये काम कर देते अब तक, तो ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूज़ पे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, इंडिया हैज शोन अनमैच्ड रिजॉल्व इन फेसिंग कोविड-19 थ्रेट, प्रेसिडेंट ने बोला है। प्रेसिडेंट इन सब रामनाथ कोविंद जी हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के अगर बारे में बात करें तो ये तो वो 26 जनवरी को, यानी कि करना तो 26 जनवरी को चाहिए, लेकिन उससे पहली शाम को वो हमेशा देश को संबोधित करते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि देश ने बहुत अच्छी तरक्की की है। अगर थोड़ा सा प्रेसिडेंट पे जाएं हम, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता ही है कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं पेपर में ये नॉमिनल हेड है या रियल हेड है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है मेरा भारत से है, यूपी या उत्तराखंड राजस्थान इनसे नहीं है, ठीक है। इनका नॉमिनल हेड गवर्नर होता है। इंडिया का जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट है। पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी इंटरनेशनल पे जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव फैसले होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। सारे साइन जो हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। प्रेसिडेंट साहब का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है इनके इलेक्शन में। आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 62 तक प्रेसिडेंट को हम डील करते हैं। बाकी जो प्रेसिडेंट बचे, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, वीटो पावर, जो भी पावर बची है उन्हें हम जब लक्ष्मीकांत कर रहे हैं डेली सीरीज आ रही है उसमें हम प्रेसिडेंट चैप्टर में इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
अभी तक के लिए यही था। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। जनरल रावत कल्याण गेट पद्म विभूषण। देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किसने पाया, ये आप देख लेना। जनरल बिपिन रावत पोस्टुमसली कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और लास्ट में शायद राजस्थान के गवर्नर भी थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ना। तो ये जो है इन्होंने पद्म विभूषण मिला है। थोड़ा सा हम सीरीज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 3 सीरीज होती हैं, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। ये 3 चीज़ें होती हैं, है ना। एक चीज़ इसमें अगर आप डिस्कस करना चाहो तो ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस होती हैं, रिपब्लिक डे पे अनाउंस होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद थोड़ा सा ये 1954 में स्टार्ट हुई थी ये वाली सीरीज, है ना। 1954 में वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है। यानी कि नागरिकों को दिया जाता है किस किस क्षेत्र में, पहले देख लो। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए ये दिया जाता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, है ना। और पद्म श्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है। खाली डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझ लो। इसमें जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, पद्म अवार्ड कमेटी होती है एक, पद्म अवार्ड कमेटी, पद्म अवार्ड कमेटी, पद्म अवार्ड कमेटी। चेयरमैन कौन होता है उस कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूट होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है। अच्छा, जो पद्म अवार्ड, देखो कमेटी तो रिकमेंड करती है भाई इसको दे दो, देता कौन है, प्रेसिडेंट साहब इस अवार्ड को देते हैं। प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो इस अवार्ड को देते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप कुछ ज़्यादा डिस्कस करना चाहो तो इसमें देखो गवर्नमेंट सर्विस एक्सक्लूड होती हैं। गवर्नमेंट जो सर्विस है जैसे IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, वो एक्सक्लूड होते हैं। इंक्लूड होते हैं PSUज भी एक्सक्लूड होती हैं इसमें, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट को ये एक्सेप्शनल केस में एक्सेप्शन डॉक्टर साइंटिस्ट होते हैं उन्हें मिल जाता है। एक चीज़ और ध्यान कर लीजिएगा, पोस्टह्यूमसली यानी कि मरने के बाद ये दिया नहीं जाता, लेकिन एक्सेप्शनल केस हो, कमेटी बोले भाई दे दो तो दे देते हैं। अब देने लगे हैं ज़्यादातर मात्रा में, जैसे जनरल रावत कल्याण दोनों पोस्टह्यूमसली मिलेगा दोनों को, ठीक है। तो ये दे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मान लो, जैसे आज आपको पद्म श्री मिल गया तो इसके 5 साल बाद ही आपको पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिलेगा, ठीक है। 5 साल बाद, 5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा एक पुरस्कार के बाद। एक और चीज़ ध्यान रख लो, 120 से ज़्यादा पुरस्कार नहीं दे सकते एक बार में, 120 120, है ना। एक्सक्लूडिंग पोस्टह्यूमसली, एक्सक्लूडिंग यानी कि पोस्टह्यूमसली जो है मरने के उपरांत, ठीक है। और NRI, है ना, OCI और फॉरेन सिटीजन जो हैं उनके लिए, फॉरेनर्स जो हैं उनके लिए एक्सक्लूड होंगे, यानी कि 120 प्लस ये हो सकते हैं, ठीक है। समझे इस बात को। मेरे हिसाब से इस न्यूज़ में और कुछ नहीं है, ठीक है। जनरल दावत हम कर चुके हैं। SC6 EC गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन इरेशनल फ्री बैच, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फ्री जो चल रहा है वो ख़त्म करने के चाह रहे हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जब भी हम अगली न्यूज़ करेंगे, अगर ये PDF चल जाएगी तो बिल्कुल अगली न्यूज़ करेंगे। 8-year-old गर्ल रेप्ड 2 boys हेल्ड, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़। SC to रिड्यूस कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन जूही चावला, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़। चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अगर इस पेज की बात करो तो भी गवर्नमेंट ऑफिस टू हैव अम्बेडकर भगत सिंह पैट्रियट्स, CM ने बोला है, दिल्ली के CM ने, कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसमें अम्बेडकर और भगत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए। BJP डेलीगेशन फ्रेश केस पॉजिटिविटी रिकॉर्ड्स कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन, ठंड पड़ी रही है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। कर्फ्यू अनलाइकली इन वैली ऑन रिपब्लिक डे, ये बात देख ली, इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, है ना। कर्फ्यू के बारे में टॉक ऑफ पॉलिटिकल शिफ्ट इन कर्नाटका, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़। दिलीप ग्रिल्ड फॉर थर्ड वेव, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़। थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, किस पे, एडिटोरियल पेज पे। बहुत जल्दी आ गए आज तो एडिटोरियल पेज पे। फॉर द सिविक सॉलिडरिटी, देखो इसमें 2 इनके नाम दिए हैं, किसके 2, यानी चकमा और ये जो है हेजोंग, 2 नाम दिए हैं इसमें। इससे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, है ना। चकमा और हेजोंग पीपल, इसमें बोला भाई चकमा और हेजोंग को भी एक सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब ईस्ट पाकिस्तान में बाल हुआ था, है ना, तो ईस्ट पाकिस्तान में ये कम्युनिटी जो है आके अरुणाचल प्रदेश में रहने लगी थी। आके जब ये कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश में रहने लगी तो ये पहले इनके जो रेन बसेरा होते हैं उस टाइप में रहे थे, उसके बाद ये गाँवों में फैलने लगे, ठीक है। तो वहाँ की NHRC ने बोला है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बोला है कि भाई आप एक एक्शन लो, इनकी जो रेशियल प्रोफाइल है ना
सिटीजनशिप देनी है दे दो, ठीक है। अब जो मेन बात कर लेते हैं इसमें यह है कि जो चकमा होते हैं, जो चकमा है, चकमा ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, यानी कि ज़्यादातर इसमें लोग जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्ध रीजन को, है ना, बुद्धिस्ट रीजन को। और जो ये हैजोंग है, ये जो हैजोंग कम्युनिटी है, ये फॉलो करते हैं हिंदू रीजन को, है ना, हिंदू रिलीजन, सॉरी, है ना, हिंदू रिलीजन को ये फॉलो करती है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ अगर आप बात करो ये आए क्यों थे वहाँ से, तो देखो ये जो उस टाइम ना बांग्लादेश में कप्ताई डैम बन रहा था, यानी कप्ताई बांध बन रहा था, और ये था कर्णपुल्ली रिवर पर, कर्णपुल्ली पुल्ली रिवर नदी, है ना। और अच्छा अब आप ये बोलोगे ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से और कुछ मुझे बताने को रहा नहीं है ना। अब ये बाहर रहने लगे हैं, सेंसस में इन्हें वोटिंग राइट तो मिल गया था, वोटिंग राइट इनके पास था, लेकिन इनके पास सिटीजनशिप नहीं थी। वोटिंग राइट सिटीजनशिप अधिकार नहीं होता है, सिटीजनशिप और वोटिंग राइट अलग अलग है। वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वोटिंग राइट इज अ लीगल राइट। और बोलो यहाँ तक कुछ समझाना है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो आप ये बोलोगे भाई ये बांग्लादेश से आए, है ना, आप इन्हें CAA के अंतर्गत सिटीजनशिप दे दो, ठीक है। ये 2014 से पहले आए, CAA तो कहता है 2014 से पहले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, है ना, ये 6, ठीक है। इनमें जो भी आएगा 2014 से पहले हम उसको मेंबरशिप दे देंगे। कहाँ कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से। लेकिन आप बोल दो कि इन्हें हम मेंबरशिप नहीं दे रहे, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि देखो ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें है इनर लाइन परमिट, ठीक है। और भैया CAA में अगर आपको ध्यान हो तो इनर लाइन परमिट में जो भी स्टेट थे उनको CAA से एक्सक्लूड कर दिया था, इसलिए हम इनको CAA के अंतर्गत मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं, सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? इसमें इतना ही है भाई। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, देखो इन्होंने रिपब्लिक डे की जो ज़्यादा फोकस किया है इसमें, वो इस आर्टिकल पे क्या है, मोनोआर्की, है ना, और एक क्या, रिपब्लिक पे, दो चीज़ें हैं ना, मोनोआर्की और रिपब्लिक, दोनों में अंतर क्या है? मोनोआर्की का मतलब है एक का राज चलेगा, रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक का राज चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, मोनोआर्की में इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है कि भाई एक का राज चलता है। मान लो उसने आज हमें ज़मीन दी ग्रांट पे, बोला आज मैं खुश हूँ ले जाओ ज़मीन, कल लोग आया बोला ज़मीन पर कब्जा कर लिया, चलो जेल, है ना। तो ये होता है मोनोआर्की में। रिपब्लिक में क्या होता है? जनता काम करती है। अच्छा मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, स्टेटमेंट किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी शायद, है ना। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई ये जो देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेशक पार्लियामेंट के एक्ट से बन रहा है, बिल्कुल पार्लियामेंट के एक्ट से बन रहा है, ठीक है। एक्ट 1947 एक्ट से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये पब्लिक की ही सहमति से बनेगा, इसीलिए प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है? हम लोग भारत के जो हैं, ठीक है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अच्छा, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक के बारे में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज ये एक वीडियो आ जाएगी, जहाँ तक है शाम तक आ जाएगी या कल सुबह तक, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी और प्रियम्बल, है ना, ये तीनों की एक वीडियो आ जाएगी। प्रियम्बल लक्ष्मीकांत के तीनों चैप्टर हैं असलियत में शुरू के, तो काम चल रहा है इसीलिए, है ना। अच्छा इसमें एक और देख लो, रिपब्लिक का मतलब होता है पब्लिक थिंग, अगर इस आर्टिकल में थोड़ा सा हम अंदर चलें। और अगर आप एक और चीज़ देखो, रिपब्लिक इज गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन, रिपब्लिक जो है वो गवर्नमेंट है बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहो, और देखो स्वराज, इसमें स्पेशली जो गांधी जी का टर्म था स्वराज, वो इंक्लूड किया गया है रिपब्लिक में, ठीक है। यानी गांधी जी बोलते हैं कि भाई ये स्वराज होगा। अच्छा अगर आप मुझे ये बताते चलो कि स्वराज सबसे पहले कौन से सेशन में पास हुआ था कांग्रेस के में, तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा। आप सोच के देखिए कांग्रेस के कौन से सेशन में सबसे पहले स्वराज पास हुआ था। अगर आपको पता है तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं याद कर लूँगा, है ना। और इसके बाद अगर डेमोक्रेसी की बात चले तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रिपब्लिक इंक्लूसिव। देखो इस आर्टिकल में कुछ है नहीं, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे दो तो आपके लिए कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर दे दो तो उसमें हम देखो रिपब्लिक डे प्रियम्बल में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे रिपब्लिक डे के बारे में, है ना। और इसमें मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इस आर्टिकल में, ठीक है, तो इसे इतना ही करते हैं, है ना। बाकी इसमें देखो बनाने को 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मोनोआर्की डिस्कस कर लेते हैं, रिपब्लिक डे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसमें आगे ओम बिरला जी का भी आर्टिकल है, थोड़ा सा उसे भी देख लेंगे। एक ये देख लो कूप इन बुर्किना फासो, बुर्किना फासो देखो वेस्ट अफ्रीका का एक सबसे शांत रीजन था, सबसे शांत स्टेट था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, इसमें मिलिट्री ने जो इसके प्रेसिडेंट है उनको अंदर कर दिया कि चलो भाई तुम अंदर चलो। क्यों अंदर कर दिया? वो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे इस्लामिस्टिक रिसर्जेंस होने वाली थी, यानी इस्लामिस्टिक उपद्रवी द्रोही आने वाले थे,
है ना, उनको आप कब्जे में नहीं कर पाते, उनको आप अटैक नहीं कर पाते उन पर। तो इसलिए अभी ये जो यहाँ पे मिलिट्री राज चलेगा। अगर आप देखना चाहोगे तो आप खुश हो जाओगे कि भाई ये बुर्किना फासो है कहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेस्ट अफ्रीका में है ये। इससे पहले अगर देखो, ये था वेस्ट अफ्रीका में। इसके आसपास के जो देश हैं, इसके आसपास के जो देश हैं, माली, नाइजर, नाइजीरिया, जो इसके आसपास के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतना ही दिखाना चाहता था मैं। वेस्ट अफ्रीका है ये, है ना। और ये सबसे शांत रीजन था, लेकिन इसमें भी अब अटैक होने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है इसमें, इस न्यूज़ में, और कुछ खास नहीं है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि आसपास के कंट्रीज पे भी वहाँ पे बहुत सारे अटैक होते थे, है ना। जैसे इन्होंने बताया, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे माली भी वहीं पे है, ठीक है, जेनिया भी वहीं पे है ना। इसमें भी मिलिट्री स्टेज हुए थे मई 2021 में, है ना। शेड में भी प्रेसिडेंट जो है वो, उनकी हत्या हो गई थी। तो ये आसपास के देशों में हो रहा था, लेकिन ये जो है बुर्किना फासो, क्या है ये, बुर्किना फासो जो है, ये शांत रीजन था, लेकिन इस पर भी अटैक हो गए। देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट होता है अफ्रीका में, तो ये देखने वाली बात होगी। ये फेस्टिवल टू सैल्यूट इंडियंस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है। आर्टिकल में ये खास है कि देखो भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडेप्ट हुआ था। और अगर अडेप्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं। 2 महीने 11 साल 18 दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये अडेप्ट हुआ था, है ना, यानी कि बना था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कुछ है नहीं खास। अगर आप पढ़ोगे तो आप भी बोलोगे इसमें कुछ नहीं है, इतना तो हमें भी पता है ना। और जो इसमें बताया, जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे अक्टूबर 25 1951 से फरवरी 21 1952 हुए। पहली जो पार्लियामेंट थी, आप ध्यान रख सकते हो कहीं आ जाए तो, मई 13 1952 में पहली पार्लियामेंट लोकसभा की मीटिंग हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है भाई वो एक बीम है, बीकॉन है, यानी कि एक डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का, फ्रेटर्निटी का, जस्टिस का, सोशल लिबर्टी का, इकोनॉमी इक्वलिटी का, ये सबका एक बीम है, बीकॉन है। पार्लियामेंट उस पर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ खास है। इसकी बात कर लेते हैं। डिस्टोर्टिंग हिस्ट्री थ्रू ए कैलेंडर। हिस्ट्री, ये कैलेंडर मैं अब आपको बता दूं इसमें क्या हुआ है। इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें ये हुआ है कि जो IIT है खड़गपुर, उसने एक नया कैलेंडर बनाया, और वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो आर्य रीजन थे, आर्यन थे, है ना, आर्यंस वगैरह थे, ये इंडो जो सिविलाइजेशन थे, इंडो सिविलाइजेशन में पहले से रहते थे, यानी कि ये लोग ही हिंदू थे असलियत में, ठीक है। और लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं वो बाहर से आए थे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि कुछ डिस्कशन कराया इन्होंने, देख लेते हैं एक बार क्या क्या इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि IIT ने ये कैलेंडर दे दिया है, कोई बात नहीं है ना। और अगर इसके बाद बात करें तो देखो ये था, है ना, आर्यंस जो थे वो कैरियर्स ऑफ वैदिक कल्चर थे, बट इंडाइजेनस टू इंडस वैली, ठीक है। ये ऐसा हम मानते हैं, और ये IIT खड़गपुर भी बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन एक थ्योरी आती है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, कि ये बाहर से आए थे, ठीक है। अब ये बाहर से आए थे, इसका इन्होंने क्या क्या वो दिया है, उसके समर्थन में अपनी कमेंट दी है ना। इन्होंने बोला है कि भाई देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 7000 से 2000 BC के लगभग था, ठीक है। अच्छा, ये जो है इंडस रिवर कच्छ सौराष्ट्र में रहते थे, चलो यहाँ तक कोई बात नहीं है ना। अब इन्होंने बोला है कि लेट हड़प्पन पीरियड में ऋग्वेदिक पीपल जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रो, वो ईरान और अफगानिस्तान तक थे, है ना, किसमें, ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। तो ऐसा ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब था कि वो नॉट एन इन्वेजन इन क्लासिकल सेंस, ये बोलते हैं इन्वेजन बेशक ना हो ये, लेकिन नॉट विद एन आर्यन बट विद एन इंडस, ये बोल रहे हैं हड़प्पन मैट देयर एंड नॉट विद एन आर्यन बैंक, यानी कि हड़प्पन जो थे उन्होंने अपना जो एंड था उनका केवल आर्यंस तक ही सीमित नहीं था, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कास्ट बेस्ड मना कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक और नई चीज़ दी है कि ये देखो, जो नॉन वैदिक कल्चर है वो साउथ इंडिया तक भी था अंटिल 2200 साल पहले, है ना। अगर इसके बाद आगे आप डिस्कस करो तो इन्होंने एक चीज़ दी है कि यूरेशियन स्टेपीज, यानी कि ये जो आर्यन थे यूरेशियन स्टेपीज से आए थे, और इनका DNA यूरेशियन से मैच भी हुआ है, ये इनका मानना है ना। देखते हैं क्या होता है इसके बाद इनकी लैंग्वेज पे भी फर्क बोला है उन्होंने। फर्स्ट स्पोकन इन ईस्टर्न यूरोप द ओरिजिनल होमलैंड, बोल रहे कि भाई ये सब यूरोप में रहते थे। जो घोड़ा है यानी कि हॉर्स है वो भी यूरोप से आया था। आपने ध्यान दिया हो तो ऋग्वेदिक में बेशक हॉर्स का कहीं जिक्र होता है, लेकिन वहाँ भैंस का वगैरह का जिक्र नहीं होता, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हॉर्स, गॉड, डॉग्स, है ना, ये ऋग्वेदिक में ज़्यादा जिक्र नहीं है इनका। ऋग्वेदिक में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जिक्र करने की बात
कहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपके लिए कुछ है। राखी गढ़ी एक हड़प्पन साइट है, अगर आपको पता हो तो, जो हरियाणा में है। कहाँ गया ये? राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। इंदस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर में भाई अगर जो बाहर से आए उन्हें मानो, आप बाहर से उनका डीएनए वीएनए चेक करो, कैसे कैसे आप सही चीज़ें डिस्कवर करो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। टूवर्ड्स लो एमिशन ग्रोथ, यानी कि एमिशन ग्रोथ में जो है, देखो इन्होंने जो मेन चीज़ बोली है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अभी मॉस्को में 2070 में एक ग्लासगो में, सॉरी है ना, ग्लासगो इवेंट हुई थी, ठीक है। मैं मॉस्को बोल गया, तो ग्लासगो में अभी 2070 बोल दिया कि 2070 तक हम जो है अपना कार्बन एमिट जीरो कर देंगे। कार्बन एमिट जीरो का मतलब क्या होता है गाइस? जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हो उतना कार्बन आप सिंक करो। सिंक कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे ओशियन में, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन्हें एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कार्बन सिंक का, तो देखो एफोरेस्टेशन से कार्बन सिंक होता है, एफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है। ओशियन सिंक होता है ना, ओशियन सिंक होता है कार्बन सिंक के लिए, ओशियन सिंक अगर आपको पता होगा। और एक जो ज़मीन में अंदर करते हैं डीप अर्थ सिंक होता है, जिसे डीप अर्थ सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये सिंक की हैं। और बेल सिंक, एक बेल में भी, कुएं में भी सिंक होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये जैसे कार्बन सिंक होता है, ठीक है। तो इसमें बात जो कर रहे हैं ये आर्टिकल में, ये कहना चाहते हैं ऐश्वर्यन जे नरसिम्हा, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो 2070 तक बोल तो दिया है, असलियत में जो हमें टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, उससे कम रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था, है ना। तो कैसे कैसे कम कर सकते हैं इस बारे में बात करना चाहते हैं, इस बारे में ऐसे बात करना चाहते हैं। देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग है ना। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? आपको जो भी आपकी एनर्जी है वो सोलर या विंड एनर्जी से ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक योजना भी चलाई थी किसानों के लिए, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में क्या है? सोलर लाइट लगाओ आप, सोलर लाइट बेको, जो डिस्कॉम से वो आपकी सोलर लाइट खरीदेंगी, आपकी जो ट्यूबवेल्स हैं उन्हें सोलर लाइट से चलाओ, ठीक है। अगर इसके बाद आप बात करना चाहो तो सोलर एनर्जी के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए, विंड एनर्जी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए, है ना। तो ये गवर्नमेंट काम करे जा रही है। अगर आप और योजनाओं पे जाओ तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में भी बोले भाई आप नए नए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में। अच्छा, इससे आगे आप अगर जाना चाहोगे तो ये बोल रहे हैं कि ये ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, यानी कि हम जो है सारे काम जो है ग्रीन, यानी कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली से हम काम करें, ठीक है। तो चाइना की, देखो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, चाइना की जैसे उन्होंने लिखा है टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चाइना ने जो सोलर एनर्जी बनाई है ना वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करी है, अपने यहाँ से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करी है, यूज़ तो जितनी करी है ठीक है, उन्होंने एक्सपोर्ट ज़्यादा करी है, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। और ये रहा देखो, जैसे चाइना क्रिएटेड मोर जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर एंड बैंड कंपोनेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, है ना, देन डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं, हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इसी को देखते हुए हम अपने साउथ इंडिया में चिप का फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, चिप वगैरह ये जो होती हैं, है ना, तो इसका फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिसेंट डिकार्बोनाइजेशन मॉडल जो है, इसमें स्टडीज देखो, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ग्रीन हाइड्रोजन पता है आपको? जो हाइड्रोजन हमारे पानी से मिलती है, पानी से मतलब जब रिएक्शन करते हैं, जब निकालते हैं। कार्बन के भी कई टाइप होते हैं। कार्बन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक होता है ब्लू कार्बन, एक होता है ग्रीन कार्बन, और एक होता है ब्लैक कार्बन। ये कार्बन के टाइप होते हैं, ठीक है, पता ही होगी आपको। ब्लू कार्बन पानी से, ग्रीन कार्बन ये जो पेड़ पौधे होते हैं मतलब एनवायरनमेंट से, ब्लैक कार्बन जो कोयला वोयला होता है, जो आपके बेकार कंपोनेंट होते हैं उनसे, है ना। ये चीज़ें आपको पता होंगी, मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको कुछ खास बताना। आत्मनिर्भर भारत देखो ये था, है ना, आधे स्टेप इन डायरेक्शन फॉर लोकलाइजिंग क्लीन एनर्जी, है ना। और हर एक को सोलर लाइट लगवानी चाहिए, अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझ लो, WTO रेट्स पे ये यहाँ पे आ गए हैं तो मैं बता ही देता हूँ। WTO रेट्स पे सब्सिडीज मिलती हैं, अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो कहीं पे, तो ये सब्सिडीज 3 टाइप में मिलती है, और उनका नाम बॉक्स होते हैं 3 टाइप के, वो होता है एक तो ग्रीन बॉक्स, एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है अम्बर बॉक्स, और एक होता है येलो बॉक्स, ठीक है, येलो बॉक्स, है ना। तो इनके आधार पर सब्सिडीज मिलती है, 10% से ज़्यादा आप सब्सिडीज एक्सीड नहीं कर सकते। सब्सिडीज जो आपको किसानों के लिए मिल जाएगी, खाने पीने पे मिल जाएगी, ये हालांकि स्पेशली फूड सब्सिडीज होती हैं, लेकिन भाई जब फूड सब्सिडीज होंगी तो आप मान लो फूड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, किस एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस आधार पर आपको सब्सिडीज मिलती जाएगी, ये है ना। ये असलियत में ये इसलिए चली थी, अभी जो वो MSP वाला मसला था उस पर ज़्यादा न्यूज़ में बना था। इसके अलावा भाई आप मुझसे क्या चाहते हो, मतलब और क्या बताऊँ, ये बताओ, आप जो भी कहोगे वो बताना जारी रहेगा, ठीक।
ठीक है। मेरे हिसाब से इस आर्टिकल में इतना ही था, यानी कि हम बोल रहे हैं कि भाई जितना हम कार्बन एमिट करते हैं उतना कार्बन सिंक करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो भी कार्बन सिंक फोकस रखें, कार्बन सिंक फोकस रखें, ठीक है। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, है ना। इसके आगे अब नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा आपको। एक चीज ध्यान रख लेना इसमें, अगले पेज की जो खबर है, 6 आर्मी मैन ऑनर्ड विद शौर्य चक्र फॉर गैलेंट्री। एक चीज ध्यान रखो, देखो ये जो है आर्मी जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर। जो इंडियन आर्म्ड फोर्स का कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है ना। तो वो तो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। और जो पुलिस वाले अवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, समझ गए। तो ये थोड़ा अंतर है, बाकी आपको याद नहीं रखना है ना। और नीरज चोपड़ा को जो मिला है वो मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये आर्मी के अलग अलग टाइप के मेडल हैं, तो अगर आप आर्मी पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार को फोकस कर सकते हैं, अन्यथा कोई अगर आप अदर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई फोकस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बुद्धादेव रिफ्यूजीज पद्म भूषण अवार्ड भाई कर दिया होगा, वेस्ट बंगाल के पुराने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर ही है, ठीक है। मेकिंग ए स्प्लैश विद देयर आर नो एंट्री ऑन एफसीआरए। एफसीआरए क्या होता है आप बता दो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है एफसीआरए। देखो ये रही कहाँ है, ये रही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसे रेगुलेट करती है, स्पेशली एनजीओ में ये रेगुलेट होता है। जो मदर टेरेसा वाला एनजीओ था, ठीक है, और कुछ कांग्रेस के लगभग 6 या 8 एनजीओ थे, उनको इन्होंने परमिशन दे दी। ये बोलते भाई आपको एसबीआई दिल्ली के अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वहीं पे आपको फॉरेन पैसा आएगा, फॉरेन अकाउंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से एफसीआरए कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैंने बस आपको ओवरव्यू देना चाहा था क्योंकि मुझे याद आ गया था, है ना। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहोगे तो देखो ये वाला पेज तो भाई मैं जब भी पढ़ता हूँ ना ऐसे ही काट के ही पढ़ता हूँ, ऐसे और कुछ है ही नहीं इसमें, मुझे लगता ही नहीं है कि इस पेज में कुछ है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इनएक्यूरेसीज प्रोसीजरल वायलेशन इन ग्रेट निकोबार आईए। पहले तो ये बता दो भाई, ग्रेट निकोबार मैंने अपने सुभाष चंद्र बोस वाली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। उस द्वीप को जब जापान ने ग्रेट निकोबार जो द्वीप है जापान ने इंडिया को दिया था, यानी आईएनए को दिया था, तो इस द्वीप का नाम क्या रखा था आईएनए ने, ये आपको बताना है। अगर आपने नहीं बताया तो समझ लेना आपने वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, ग्रेट निकोबार में ना ये एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट में एक नया पार्क, नई व्यवस्था, है ना, मेगा पोर्ट, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप स्प्रेड ये करना चाहते थे। इसमें ये बात आई है कि भाई ये जो EIA की एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये आया था, है ना। तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, आपकी स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और ये जो चीज़ें होती हैं ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें यानी कि इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ भाई हम ये वाला काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने ऐसा परमिशन नहीं लिया, परमिशन लिए तो इन्होंने बोला है भाई आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ऐसा इन्होंने जैसा बोला, इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जैसा आपको पता होगा 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी वी। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो में था, परसों वाली मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन ये कैटेगरी ए में नेशनल लेवल कमेटी, कैटेगरी बी में स्टेट लेवल कमेटी ये डिसाइड करती है। इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह होती है ना। तो कुछ एग्जाम्पशन ऑफ प्रोजेक्ट है, जैसे माइंस हो गया, ऑयल एंड गैस सेल हो गया, ऑयल एंड गैस सेल एक्सप्लोजन, है ना, ये जो है एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं, यानी इनमें आपको EIA की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अप टू 25 मेगावाट में भी आपको इसकी EIA की परमिशन नहीं लेनी है, यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट दिखाना नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, कंसर्न क्या है। कंसर्न ये है, देखो इसमें जो कंसर्न है, मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये बोल रहे हैं कि जो ZSI है, यानी कि दोनों का डाटा अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इसकी, ओके 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 ओके, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि ये गैलेथिया एयरपोर्ट है, इसमें दिखाया है कि ये इन्होंने मेंशन किया भाई गैलेथिया पोर्ट एरियाज में कोई भी कोरल रीफ नहीं है, जबकि ZSI ऐसा उन्होंने बोला है, जबकि ZSI जो है उसने बोला है भाई 116 हेक्टेयर में कोरल रीफ
फैली हुई है, ये ध्यान रख लेना। ये जो गैलेथिया बे है ये अंडमान निकोबार के ही पास है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो चैप्टर 3 है कि भाई यहाँ पे 330 स्पेसीज हैं खाली फोना एंड फ्लोरा की, यानी कि जानवर और पौधों की, लेकिन जेडएसआई ने बोला यहाँ 695 स्पेसीज है ना। तो ये चीज़ें दिक्कत वाली है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वहीं यहाँ पे कोई माइग्रेटरी बर्ड आता ही नहीं है, ईआईए ने बोला है, लेकिन जेडएसआई ने या और जो ग्लोबली सिग्निफिकेंट है उसने बोला है कि यहाँ पे 40 स्पेसीज माइग्रेटरी बर्ड की आती हैं, है ना। तो ये सारी दिक्कत वाली है कि आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से ये जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ले लिया है ना। तो ये दिक्कत में आ जाएगी। इन्होंने बोला खाली टिक बॉक्स एक्सरसाइज बनी है, एक ऐसे टिक नहीं लगा था आई हेयर बाई टू एफर्म दैट, ये जो लिखा होता है कि खाली आपको बस ये टिक करना है, लेकिन ये गलत है। अच्छा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यूएनईपी ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। वो बोलता है भाई एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है, इम्पैक्ट जो है ना, वो प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकिंग से पहले डिस्कस किए जाएंगे कि इसका क्या क्या प्रोजेक्ट पे असर पड़ने वाला है, एनवायरनमेंट पे असर पड़ने वाला है, पब्लिक पे असर पड़ने वाला है। इसमें पब्लिक हियरिंग भी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया स्कोपिंग, अप्रेजल कमेटी वगैरह इसमें सब कुछ होता है ना। और बताओ अगर आप मुझसे और कुछ करना चाह रहे हो, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल, ये चारों इसकी स्टेज होती हैं। मेरे हिसाब से इसमें इतना ही है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। शॉर्टेज ऑफ एजेंट्स फंडेड सीक्वेंसिंग, बेटर एक्सेस टू वैक्सीन, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा। चलते हैं भाई, बिल्कुल चलते हैं गाइस। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। बेस्ट इज यूनाइटेड अगेंस्ट रसिया, बेस्ट जो है रसिया के खिलाफ है। कैसे, किस फॉर्म में? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1949 में, 1949 में। इसके मेंबर यूक्रेन इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है, स्पेशली वो डिस्कशन में चल रहा है। बल्गेरिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया सब इसके मेंबर हैं, ठीक है। और जो इससे रसिया को ब्लैक सी पे नुकसान पड़ता है, कितनी बार बताऊँ, मैं बता चुका हूँ बार बार, बस इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसने बोला भैया बेस्ट जो है यूनाइटेड है अगेंस्ट रसिया। अगर रसिया कुछ हरकत करेगा, इसमें एक और न्यूज़ है, देखो आप, ये रसिया ने यूक्रेन के पास एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है ना। तो गन्स, मिसाइल मिसाइल वो सब यूज कर रहा है। तो ये भी दिक्कत का विषय है। जो यूक्रेन है वो यूएस के फेवर में ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता इसके आगे अगर आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ना। तो और भी अच्छा, इससे पहले ये क्यों है रसिया, थोड़ा सा, रसिया ने क्रीमिया ले लिया था 2014 में, यूक्रेन से छीन लिया था, है ना। तो रसिया इसीलिए भी ज़्यादा, रसिया का जो बॉर्डर है वो भी अपना बॉर्डर एक्सपेंड करना चाहता है डिफेंस की बजाय, ये रसिया की टेक्निक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है ना। और बाकी अगर नेटो की एक खासियत है कि भाई अगर उस पर कोई भी बाहरी मेंबर स्टेट अटैक करेगा तो वो तुरंत सारे एक साथ होकर उस मेंबर पे, उस स्टेट पे अटैक करेंगे जो बाहरी स्टेट है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना ही है इसमें। और अगर इसके बाद आप बात करो तो नॉर्वे, जो ओस्लो टॉक्स चल रही है अभी, इसे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओस्लो टॉक्स जिस दिन फाइनल होगा कि भाई क्या क्या हुआ, उस दिन ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओस्लो टॉक्स उस दिन डीप में डिस्कस कर लेंगे, है ना। मॉस्को एड्स नेवलेनी अलेस्ट लिस्ट, ये नेवलेनी को जो है एक टेररिस्ट की लिस्ट में अटैच कर दिया। रसिया लॉन्च हमने पढ़ ही लिया। यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो उसने बुर्किना फैसो की मिलिट्री से बोला भाई आप प्रेसिडेंट को आज़ाद करो, ये गलत किया है आपने जो भी किया है, ठीक है। और ये मैनिटोबा विक्टिम्स जो हैं, ये एक फैमिली है, इसे आप देखना चाहो तो देख लो। हाँ, ये मैनिटोबा विक्टिम्स जो है एक मरे हुए पाए गए थे स्पेशली यूएस में। तो ये मतलब ये था कि भाई आसपास वहाँ एक डेजर्ट एरिया था, है ना, वहाँ कोई नहीं था, तो ये मरे कैसे। बात चल रही है कि इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी वहाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या इसका फाइनल आता है, उसके बाद इसे हम डीप में डिस्कस क्या ही करेंगे। बस ये कि यूएस में, अगर आपने कल एक न्यूज़ पढ़ी होगी, कल एक न्यूज़ थी यूएस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सिटीज़। तो उस न्यूज़ के, यानी कि यूएस में अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनेगा किसी भी हालत में। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आना चाहोगे, मारुति, मारुति के मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। कैंट फुलफिल्स रेट्रो टैक्स रिपील, उसमें भी स्लैश फ्यूल टैक्स। मनरेगा आपको पता ही है कि मनरेगा जो है वो एक घाटे में, मतलब मनरेगा का पेमेंट नहीं हो पा रहा है टाइम से, आधा पेमेंट रुका पड़ा है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रही, एक न्यूज आई थी वो गायब हो गई है, मुझे दिखी नहीं इसमें। मैं न्यूज़ देख लेता हूँ उस वाली को ध्यान से, अगर मिल जाए तो। न्यूज़ थी वो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कुछ न्यूज़ थी, देख लेते हैं अगर कहीं मिले तो वो न्यूज़। न्यूज़ थी कि कहीं पे लोकायुक्त जो है उसे हम अलग कर रहे हैं ना। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इसमें है। तो चलो है ही नहीं तो कहाँ ही डिस्कस करना उस न्यूज़ को, है ना।
तो चलो गाइस, अगर आपने KNP एनालिसिस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी आप जो करते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक नई वीडियो आएगी जल्दी से, लक्ष्मीकांत की वीडियो चली थी है ना, और बाकी आज आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बहुत सारी वीडियो जाएंगी। और बाकी आप सब्सक्राइब करते दिए, शेयर करते दिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।